हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो फिजिक्स का है। इसमें हम क्लास 10 का चैप्टर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अब इसमें रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जितनी भी लाइट इनकमिंग आती है किसी भी सरफेस पे वो सारी की सारी टकरा के किसी और डायरेक्शन में मुड़ जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब इसके बारे में जैसे आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा ही होगा। अब जैसे यहाँ लिखा है कि अ हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर एज फॉलोज। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन and the incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। अब जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है रिफ्लेक्शन के बारे में कि ये जो है एक कोई सरफेस है, ठीक है, जो नीचे से पॉलिश है ना ग्रे कलर से, इस पे एक इंसिडेंट रे आ रही है और फिर वो एक पॉइंट के बाद इस पॉइंट पर टकराने के बाद जो है दूसरा डायरेक्शन में मुड़ जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो भी सरफेस हमें दी होगी सबसे पहले हम उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे डॉटेड लाइन बनाई है ना मैंने, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो जो भी हमें एंगल लेने हैं इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड का वो हमें नॉर्मल से ही देखना है। ठीक है, वो हम ये सरफेस के प्लेन से नहीं देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ से हम एंगल देखेंगे, नहीं, हम देखते हैं नॉर्मल से, जो भी इसका सरफेस का परपेंडिकुलर लाइन होती है ना उससे। तो हमारा जो ये इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये सब सेम प्लेन में होनी चाहिए। यानी नॉर्मल अगर परपेंडिकुलर में है ना ऊपर है, मतलब जैसे ये हमारा मिरर है तो इसकी परपेंडिकुलर ये लाइन खींची है, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे भी जो होंगे ना वो भी अबव द पेपर ही जाएंगे, जैसे ये नॉर्मल जा रहा है। ठीक है, अगर जैसे इस मिरर को हम उल्टा कर दें, ठीक है, ये जो सिल्वर वाली साइड है ये ऊपर आ जाएगी और ब्लैक वाली नीचे आ जाएगी, तो फिर नॉर्मल नीचे से ड्रॉ करेंगे तब ये इंसिडेंट रे इधर से और इधर से जाएगी। ठीक है, यानी जिस भी साइड पर नॉर्मल होगा उसी प्लेन में ये दोनों रे भी होंगे, इनकमिंग और आउटगोइंग रे। ठीक है ना। और हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी जितने एंगल से जो है ये सरफेस पे टकराती है उतने ही सेम एंगल से जो है ये टकराने के बाद मुड़ती है। ठीक है, यानी थीटा आई और थीटा आर जो होंगे वो इस केस में इक्वल होंगे अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा है दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज इंक्लूडिंग स्फेरिकल मिरर। द कर्व्ड surface of a shining spoon could be considered as curved mirror, most commonly as spherical mirror. The reflecting surface of such mirror are considered to form part of a sphere. Such mirrors whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirrors। यानी जैसे ये जो मिरर है ये तो फ्लैट है, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा कर्व कर दें, अगर हम इसको थोड़ा ऐसा बना दें, कर्व कर देंगे, ऐसे ऐसे कर्व कर दें, ठीक है, या फिर ऐसे कर्व कर दें अंदर की तरफ, ठीक है, पॉलिश तो यहीं की साइड होगी, तो कर्व भी कर देंगे अगर हम इसको, तो भी जो है इनमें जो ये हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो लॉ ऑब्जर्व कर रहे हैं ना ये तब भी चलेंगे। ठीक है, यानी ये कर्व सर्फेसिस भी देंगी जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी कह रहे हैं कि ये जो कर्व सर्फेस की हम बात कर रहे हैं ना ये जो है हमारे बने कैसे होंगे। देखने से तो ये ऐसा लगता है किसी एक कंप्लीट स्फेयर का पार्ट होंगे, रहे होंगे कभी, जैसे हमारा जो सर्कल होता है ऐसा, है ना, इससे जैसे अगर हम इसको यहाँ से काट दें और यहाँ से काट दें, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर हम पॉलिश कर दें इसके और इसकी इनवर्ट साइड पे कर दें तो ये ऐसे से दिखेंगे ना मिरर। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि इनमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो लॉ है कैसे चलते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो स्फेयर का ही पार्ट होते हैं क्योंकि हम स्फेयर से ही उनको कट करके बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पर दो डायग्राम दिखाए हुए हैं कि एक ये होलो स्फेयर है और एक ये होलो स्फेयर है। ठीक है, यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट और राइट से दो पोर्शन काटे हैं। जैसे ये वाला साइड जो है राइट से काट के निकाला है और ये वाला साइड लेफ्ट से काट के निकाला है। अब जो इसमें जो हमने ये पोर्शन काटा है इसका जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है डार्क से दिखाया है जो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को फेस कर रहा है। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट साइड पे हम पॉलिश करेंगे। जैसे ये ग्रे कलर दिखाया है ना, यानी ये स्फेयर के आउटसाइड की सरफेस जो थी उस पे पॉलिश किया और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को फेस कर रही है वो वही शाइनिंग सरफेस है जिसपे हमारी इमेजेस बनेंगी या जो लाइट आएगी रिफ्लेक्ट होकर किसी डायरेक्शन में मुड़ेगी। ठीक है, वैसे ही इसमें हमने स्फेयर के लेफ्ट पोर्शन से काट कर निकाला है ये वाला जो साइड है, और इसमें हमने जो जो वाली ये जो साइड जो इनर साइड है इस साइड पे हमने वो किया है, इसको पॉलिश किया है, और जो आउटर साइड है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो इसलिए इनके दो तरह के मिरर हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप का इनका कर्व है, तो इस वजह से इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे कि ये वाला जो था जिसमें हमारा कर्व जो है मिरर का वो इनवर्ड है, तो इस वाले मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। और ये वाला जो मिरर है जिसमें हमारा जो ये कर्व सरफेस है ये आउटवर्ड कर्व हो रहा है और इसमें जो पॉलिश है वो अंदर की तरफ है, तो इस वाले को बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेयर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेयर स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, जैसे कि हमने यहाँ डायग्राम में देख ही लिया है।
a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward that faces toward the center of the sphere is called concave mirror। जैसे कि ये वाला है, ठीक है, इसमें जो हमारा कर्व है वो अंदर की तरफ हो रहा है, ठीक है, और ये जो है फेस कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर को, जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज अ कॉन्वेक्स मिरर, और इस वाले में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फेयर के आउटवर्ड है, तो इस वाले को बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। दिस स्फेयर हैज अ सेंटर दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कह रहे हैं कि ये जो मिरर्स हम बना रहे हैं ये एक हॉलो स्फेयर के पार्ट हैं, ठीक है। तो अगर स्फेयर के पार्ट है तो स्फेयर का एक सेंटर भी होगा, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसी से रिस्पेक्टिवली ये कर्व्ड हो रखा है ना, ठीक है, इसलिए बोलते हैं, ऐसा नाम है, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं कैपिटल सी लेटर से। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। और ये जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस जो हमने काटी है, ठीक है, इसका जो बीचों बीच का पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पी, कैपिटल पी से, ठीक है, इसका नाम होता है पोल। इसको हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। और जितना डिस्टेंस सी और पी के बीच में है, ठीक है, इतनी ही रेडियस का ये होलो स्फीयर होगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो बिल्कुल बीचों बीच से जो लाइन जा रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि सी और पी का डिस्टेंस यहाँ से जितना है इधर से भी इतना ही होगा ऑपोजिट साइड पर, ठीक है। तो ये वही डायमीटर हो गया मान लीजिए स्फेयर का, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि हम जो भी अपने इमेज के वो देखेंगे या ऑब्जेक्ट रखेंगे, प्लेस करेंगे जिस एक्सिस पे, वो यही वाली होगी, और इसी के रेफरेंस से ही हम सारे अपनी इमेजेस जो है ऑब्जर्व करेंगे, इसलिए हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जो बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, ठीक है। इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, यानी ये जो आर होता है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, यानी जितने भी डिस्टेंस पे वो इमेज हमारी बनेगी वो फोकल लेंथ होती है, तो उसका हम डबल करके देखते हैं, ठीक है। मतलब हर ये जो कर्व होता है ना सरफेस, इसकी वजह से अलग अलग होगी ना इनकी फोकल लेंथ मिरर्स की, इसी वजह से उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी डिफरेंट आएगा। फिर द रिफ्लेक्टिंग रेज कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और यानी रिफ्लेक्टेड रेज जो है जिस पॉइंट से जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, मतलब एक बार जब रेज आती हैं, ठीक है, कहीं से भी आएंगे, इस पर टकराने के बाद जिस भी डायरेक्शन से वो मुड़ेंगी, तो वो एफ से पास होती हैं अगर, तो उसी को बोलते हैं हम, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का ये फोकल पॉइंट है, ठीक है। और द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और यानी जो हमारा ये पी है और जिस भी डिस्टेंस पे वो कट रही होंगी लाइनें, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे पोल, और प्रिंसिपल एक्स फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। अब इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए पढ़ लेते हैं अब इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। अब हमने देख लिया कि दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, और उनके हमने सब कुछ उसके बारे में पढ़ लिया कि फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर और सब कुछ देख चुके हैं हम। अब उसके बारे में हम ये देखेंगे कि ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ये किस टाइप की इमेजेस बनाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमको कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। अब जैसे हम अपने आप को जब मिरर में देखते हैं तो जितनी भी हमारी हाइट होती है, क्योंकि वो प्लेन मिरर होता है, तो वो एग्जैक्ट हूबहू हमें वैसे का वैसा ही दिखाता है जैसा भी उस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हम अपने आप को देखते हैं तो हम जितनी हमारी हाइट है, ठीक है, जितना भी हम लोग मतलब विड्थ वगैरह के हिसाब से वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही हूबहू दिखाता है, छोटा या बड़ा इमेज नहीं दिखाता। लेकिन जब मिरर जो होते हैं कर्व्ड हो जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जब हम पोजीशन बदलते हैं ना, तो उस हिसाब से इमेजेस भी जो होती है ना वो बदलती हैं, ठीक है। और कॉन्केव और कॉन्वेक्स जो हैं दोनों बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो ऐसा है क्यों, ये हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं। क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम मिरर के आगे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट से आने वाली जितनी भी रेज होंगी वो तो बहुत सारी होंगी, ठीक है। तो अगर हम बहुत सारी रेज लेकर अगर डायग्राम बनाएंगे तो कन्फ्यूजन होगी कि कैसे कैसे इमेजेस फॉर्म हो रही हैं। तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें सिर्फ दो ही रेज लेनी है, और उन दो रेज से ही हम अपना रे डायग्राम बनाएंगे, जिससे हमें आसानी होगी ये जानने में कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं। टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर बाय ड्राइंग रे डायग्राम, कंसीडर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज placed in front of a spherical mirror. Each small portion of the extended object act like a point source. An infinite number of rays originate from each of these points. To construct the ray diagram in order to locate the image of an object, an arbitrary large number of rays emanating from a point could be considered, जिसके बारे में मैंने आपको भी बता ही दिया। However, it is more convenient to consider only two rays, क्योंकि हमें सिर्फ दो ही रेज लेनी है, for the sake of clarity of the ray diagram and easy to know their direction after reflecting from mirror। यानी रिफ्लेक्शन के बाद फिर वो कैसे बिहेव करती हैं ये भी हम देखेंगे आगे। इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रेज रिफ्लेक्टेड गिव्स पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी दो रेज लेके तो हम लोगों को अपना रे डायग्राम बनाना ईजी रहेगा, और फिर उससे हम ऑब्जेक्ट जो भी हमारा है उसका जो भी इमेज फॉर्मेशन हो रहा है उसका डिस्टेंस बताना, उसकी हाइट बताना हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा रेज लेंगे तो हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगी। तो चलिए देख लेते हैं। अब जैसे रूल
1 क्या कह रहा है यहाँ पर हमें दो ही ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का केस दिया है। ए हमारा कॉनकेव मिरर दिखा रहा है, बी हमारा कॉन्वेक्स मिरर दिखा रहा है। अब इसमें क्या दिखा रखा है कि जो हमारी ये इनकमिंग रेज आ रही है, यानी ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, ये पैरेलल आ रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये टकराने के बाद यानी यहाँ इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एफ से पास हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आई और आर जो एंगल होंगे वो बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ ये नॉर्मल है ना, डॉटेड लाइन जिसके बारे में हमने पढ़ा ही था। यानी जब भी हमारी रेस पैरेलल आती हैं तो वो एफ से पास होती हुई जाएंगी। यहाँ पे भी जैसे ये आ रही है, एरो इस तरफ दिखाया है, ये एफ ये पैरेलल आ रही है और ये टकराने के बाद ये ऊपर ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, और पीछे जब हमने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया तो ये इसका एफ, क्योंकि इसका पोल यहाँ है तो इसके एफ और सी इस साइड होते हैं ना, और इस वाले मिरर में इसके जो होते हैं इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होते हैं, और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो बाहर की तरफ है ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस तो अंदर ही होगा। तो ये हमारी एफ से पास हो रही है अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं पीछे की तरफ। तो यानी फर्स्ट रूल तो ये कहता है अगर लाइंस पैरेलल आएंगी तो वो एफ से जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अब रूल 2। अब जैसे रूल 1 हमने देखा था कि जब हमारी इनकमिंग इंसिडेंट रे जो थी वो जब पैरेलल आ रही थी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ से जा रही थी। लेकिन सेकंड रूल में क्या कहता है, जब हमारी लाइन जो है अगर वो एफ से आए तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाएगी। जैसे इस ए केस में और बी केस में दोनों में यही दिखाया कि हमारी इंसिडेंट रे जो है ये है, ठीक है, ये इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हो गई है फिर पैरेलली। यहाँ पे भी हमारी इनकमिंग रे ये है, एफ से पास होती हुई आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई है। जैसे इस केस में हमने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया होगा ना पीछे, क्योंकि इसका एफ इस साइड होगा राइट साइड पे, क्योंकि इसकी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है ना, तो इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करके पीछे दिखाते हैं क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ तो पीछे की साइड होगा। ठीक है, वैसे ही रूल 3 क्या कहता है, रूल 3 कहता है अगर हमारी रे जो है इंसिडेंट वो सी से पास हो, अगर तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो रिफ्लेक्ट भी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वैसे ही वापस जाएगी। ठीक है, जैसे इस केस में भी दिखाया है यहाँ पर कि ये हमारी रे इंसिडेंट आ रही है जिसको हमने पीछे एक्स्ट्रापोलेट किया, तो वो सी से पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो वापस भी सेम उसी डायरेक्शन से ही जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। रूल 4 कहता है अगर हमारी कोई इंसिडेंट रे जो है वो पी पॉइंट पे पड़ती है, यानी पोल ऑफ द मिरर पे पड़ेगी, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पी पॉइंट से ही जाएगी। ठीक है, उतने ही एंगल से जितने एंगल से वो इंसिडेंट हुई है। जैसे इस केस में भी यही दिखाया कॉन्वेक्स में कि ये आ रही है हमारी आई एंगल से इंसिडेंट हो रही है पोल ऑफ द मिरर पे, और फिर रिफ्लेक्ट भी सेम एंगल से हो रही है पी से ही। ठीक है, तो हमें इन चारों रूल्स को जो है लेकर चलना है अपने, जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे हमें इन्हीं को फॉलो करते हुए अपने रे डायग्राम बनाने हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब रे डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर का केस देखेंगे कि इसमें किस टाइप की इमेजेस जो हैं फॉर्म होती हैं। अब कॉनकेव मिरर जो होते हैं ना वो ज़्यादातर हमारी जो है उल्टी इमेजेस देते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड इमेजेस देते हैं अगर ऑब्जेक्ट दूर होता है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा मिरर के पास आ जाता है तो जो हमारी इमेज होती है वो इरेक्ट हो जाती है, यानी वो सीधी इमेज बनाना दिखाता है अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास हो तो चलिए इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर ए केस दिखाया है, ठीक है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, इसका डायरेक्शन ऐसे सीधा ऊपर की तरफ है ए, और मतलब जो ऊपर टॉप है और नीचे बी की साइड जो है बॉटम है। अब ये पड़ा है हमारा एट इन्फिनिटी। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा होता है तो फिर कैसे हमारी इमेजेस फॉर्म होंगी। अब हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है तो पैरेलल लाइंस आ रही होंगी। ठीक है, अब जैसे ये ऊपर की पैरेलल लाइन दिखाई है, नीचे की पैरेलल लाइन दिखाई है, और रूल क्या कहता है जब लाइन पैरेलल आती है तो वो एफ से पास होती है। तो यानी ये आ रही है इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट हुई एफ से, वैसे ही नीचे बॉटम से आ रही है पैरेलल रे, ये भी रिफ्लेक्ट हुई एफ से। ठीक है, इस एफ पॉइंट पे ये मीट कर रही है, यानी इस पॉइंट पे ही हमारा जो है इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इसका टेबल देख लेते हैं। जब हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है एट इन्फिनिटी होता है तो पोजीशन ऑफ इमेज जो है एट फोकस बनती है। ठीक है, एंड साइज ऑफ द इमेज इज हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं लग रहा है साइज, ये बिल्कुल पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है, तो जो हमारे ऑब्जेक्ट का मतलब इमेज बनेगा वो बहुत पॉइंट साइज होगा, हम बता नहीं सकते उसका हाइट वगैरह क्या होगा। ठीक है, और इमेज जो है वो रियल बनती है एंड इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, इसके केस में उल्टी इमेजेस बनती हैं। अब अगला केस देख लेते हैं। अभी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था, अब हम उसको जो है थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ले आए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है बियॉन्ड सी। अब बियॉन्ड सी रखा है ऑब्जेक्ट हमारा, तो यहाँ से भी हमें दो लाइनें लेनी है। फिर से हम एक पैरेलल लाइन लेंगे, ठीक है, तो वो जाएगी हमारी एफ से पास होती हुई। ठीक है, और फिर एक लाइन हम लेंगे जो हमारी सी से पास होती हुई जाएगी। अब सी से पास होती है तो वापस रिफ्लेक्ट भी सी से ही होती है, तो ये दोनों लाइनें जो है इस पॉइंट पे मिल रही हैं। ठीक है, तो यानी जो हमारा इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा, क्योंकि ये जो ए बी ऐसा था ना, अब ये उल्टा बनेगा इस केस में, ए डैश बी डैश ये दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यानी इस केस में हमारी जो इमेज का जो थोड़ा साइज है वो थोड़ा बड़ा आ रहा है पहले वाली से, क्योंकि पहले वाली तो पॉइंट साइज थी, ये वाली छोटी तो आ रही है पर आ तो रही है, तो यानी ये हाईली डिमिनिश थी तो अब डिमिनिश बन रही है, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल इमेज बनेगी लेकिन इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी इमेज। ठीक है, अब अगला केस देख लेते हैं। अगले केस में है एट सी, यानी अभी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था पहले, फिर रखा सी के बियॉन्ड, अब सी पे ही रख दिया है ऑब्जेक्ट को। जब हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा फिर से हम दो लाइनें लेंगे, एक वही पैरेलल लाइन जो एफ से पास होगी और फिर एक लाइन जो एफ से पास होती हुई जाएगी, और फिर वो टकराने के बाद पैरेलल होकर जाएगी, क्योंकि हमें पता है जब पैरेलल आती है रेस तो वो
रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ से पास होती हैं, और जब एफ से आती हैं रेज तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाती हैं। तो ये दोनों लाइनें जो है हमारी, ये जैसे ये वाली लाइन ये आई यहाँ पे, और फिर ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ टकराने के बाद इस पॉइंट पे आके मीट हुई है, ठीक है। तो जितना ए बी यानी ऑब्जेक्ट का जितना साइज था उतनी ही सेम साइज की हमारी इमेज फॉर्मेशन भी दिख रही है हमें यहाँ पे, यानी ए बी और ए डैश बी डैश की जो हाइट है वो सेम है। तो जब हमारा यानी लिखा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब हमारी एट सी होती है तो इमेज भी हमारी एट सी बनती है और सेम साइज की बनेगी इस केस में भी, लेकिन रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी, ठीक है। तो इसके केस में भी उल्टी ही बनी है क्योंकि इमेज तो यानी सी पर होता है जब ऑब्जेक्ट तो सी पे ही बनती है, यानी अगर हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो हमारा पॉइंट साइज बनता है पर एफ पे बनता है, और जब हम थोड़ा सी के पास ले आते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो बनता है बिटवीन एफ एंड सी के बीच में बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। लेकिन जब हम उसे सी पे रख देते हैं तो इमेज भी हमारी सी पे ही बनती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अब हमारा केस होगा अगला सी एंड एफ के बीच में, यानी अब उनको सी और एफ के बीच में रखा, यहाँ पर है हमारा ऑब्जेक्ट ये रहा ए बी, फिर से हम लेंगे ये पैरेलल लाइन ली, ठीक है, ये पास हुई हमारी एफ से, वैसे ही फिर ये लाइन ली, ये जा रही है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो जैसे जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद भी सी से ही जाएगी, ठीक है, और ये पैरेलल रे एफ से जा रही है तो ये मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। यानी जब हमने इसको सी और एफ के बीच में रखा तो ये बियॉन्ड सी बन रही थी, जब हमने इसको बियॉन्ड सी रखा तो सी और एफ के बीच में बन रही थी, अब हमने सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो हमारी इमेज बियॉन्ड सी बन रही है, ठीक है। यानी एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं ना ये सारे केसेस, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है बियॉन्ड सी। जैसे ये फर्स्ट केस जो था हमारा ये वाला इस सेकंड लास्ट से मैच होगा, और हमारा ये सेकंड जो है ये हमारा फोर्थ से मैच होगा, ठीक है। सी वाला याद करना ज़्यादा इजी है क्योंकि सी पर होता है ऑब्जेक्ट तो सी पे इमेज बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी इमेज बन रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है और यहाँ पर उसकी इमेज कितनी ज़्यादा बड़ी बन रही है, ठीक है, यानी इसमें इमेज का साइज़ बड़ा आता है, तो यानी एनलार्ज होती जा रही है जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से मिरर के क्लोज लाते जा रहे हैं तो हमारी जो इमेज का साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं। नेक्स्ट केस में कह रहा है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट अब एफ पे ही पड़ा हो, अगर एफ पे पड़ा हो जैसे यहाँ पे लिखा है हमने इसको एफ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट को ए बी को, ठीक है, तो एक लाइन तो हमारी सी से जाएगी रिफ्लेक्ट होकर फिर वो सी से ही वापस जाएगी, और एक लाइन पैरेलल आ रही थी तो वो एफ से ही जाएगी, तो यानी ये जा रही है पैरेलल लाइनें और ये जाके मिलेंगे इन्फिनिटी पे, यानी ये फर्स्ट केस का ऑपोजिट केस है। इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो हमारी इमेज जो थी एफ पे बन रही थी, अब हमारा ऑब्जेक्ट ही एफ पे पड़ा है तो इमेज हमारी इन्फिनिटी पे जाकर बनेगी, यानी ये तो बहुत ज़्यादा लार्ज होगी। यहाँ पे लिखा है जैसे एट एफ पे होता है ऑब्जेक्ट तो हमारी इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनती है, हाईली एनलार्ज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, इस केस में भी उल्टी ही बनेगी इमेज। अब लास्ट केस देख लेते हैं बिटवीन पी एंड एफ। अब ये पी एंड एफ के बीच में रखा है क्योंकि ऑब्वियस है इमेज को यहाँ तो रखेंगे नहीं, है ना, वो सॉरी ऑब्जेक्ट को पी पे तो रखेंगे नहीं, पी और एफ और पी के बीच में ही रख सकते हैं, लास्ट केस यही है। जब हमने इसको यहाँ रखा तो एक लाइन तो ये जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर, और फिर ये वाली लाइन जो है ये जा रही है पोल से, क्योंकि लास्ट केस हमने ये देखा था ना कि पोल से अगर आती है, पोल पर पड़ती है अगर कोई राइट जितने एंगल से वो उतना ही रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रे दूसरे डायरेक्शन में मुड़ेगी, ठीक है, सेम एंगल से, तो ये यहाँ से आके यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई। फिर हमने इसको भी एक्स्ट्रापोलेट किया पीछे और इस लाइन को भी एक्स्ट्रापोलेट किया पीछे, क्योंकि ये दोनों यहाँ तो मिलेंगी नहीं ना, कितना दूर जा रही हैं, डाइवर्ज जैसे हो रही हैं, ठीक है, तो ये मिलेंगे बिहाइंड द मिरर। तो इस केस में जो है हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट बनेगी, यानी सीधी इमेज बनेगी इस केस में, ठीक है, वर्चुअल बनती है मतलब वो रियल नहीं होती है। तो ये हमारे सारे केसेस थे, इनको याद करना ज़्यादा इजी है क्योंकि ये इतनी भी मुश्किल नहीं है, और प्रैक्टिस इनकी करनी पड़ेगी आपको सभी केसेस की, तभी आप इसमें बनाने में थोड़ा मतलब एफिशिएंट हो पाएंगे। बिना ड्रॉ किए ये नहीं हो पाएगा, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सारे केसेस को ध्यान रखें, और ये जो मिरर हम ड्रॉ करते हैं इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मोटा कर्व अगर आप बनाएंगे, ऐसा डायग्राम बनाएंगे तो गलती आएंगे, वो डायग्राम बिल्कुल हल्का सा आउटवर्ड कर्व दिखाना है और हल्का सा इनवर्ड कर्व दिखाना है, ठीक है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी कोई बैंगल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं बनाने में, या कड़े वगैरह होते हैं ना उनका भी यूज़ कर सकते हैं इनको बनाने में, ठीक है। तो ये टेबल भी याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनसे बहुत से एमसीक्यू आते हैं, और ये केसेस जो है ना बहुत इजी हैं। जैसे ये हम फर्स्ट वाला जो केस देखें एट इन्फिनिटी पे था तो इसमें एट फोकस पे था, और यहाँ एट फोकस पे था तो ये इन्फिनिटी पे था, है ना। वैसे ये बियॉन्ड सी वाला जब था ऑब्जेक्ट तो इमेज हमारी एफ और सी के बीच में थी, वैसे ही हमारा जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो हमारी इमेज बियॉन्ड सी बन रही है। इस केस को तो याद रखना और भी ईजी है क्योंकि जब सी पे होता है ऑब्जेक्ट तो हमारा सी पे ही बनता है इमेज। ये तो बड़ा यूनिक सा है केस, ठीक है, इसको याद करना तो बहुत ईजी है। और लास्ट केस है जो वो थोड़ा अलग सा है क्योंकि इसमें हमारी जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। इसको इससे याद रख सकते हैं कि जब प्योर एफ पे हो तो बिहाइंड द मिरर बनेगी एंड लार्ज बनेगी क्योंकि सबसे बड़ी इमेज इसी में बनेगी, और इस केस में हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है ना। इसमें तो हाईली एनलार्ज है, मतलब ये ऊपर के केसेस तो याद करना इजी है, लास्ट वाला भी, मतलब क्योंकि सिर्फ इसी केस में हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, यानी सीधी बनेगी और थोड़ी नॉन रियल टाइप की इमेज आती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो।
तो चलिए देख लेते हैं अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के जो है दो ही केसेस हैं, इसके ज़्यादा केसेस नहीं हैं, क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड है और एफ और सी जो है वो बिहाइंड द मिरर होते हैं। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन इसमें जो होगा ज़्यादातर वो वर्चुअल टाइप का होगा और इरेक्ट होगा, क्योंकि इसमें सीधी इमेजेस बनेंगी। तो चलिए देख लेते हैं इसके केसेस भी। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे पड़ा हो, जैसे यहाँ लिखा है पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पे पड़ा है तो पैरेलल लाइंस आ रही हैं। अब जो पैरेलल लाइंस आती हैं वो फिर टकराने के बाद एफ से पास होती हैं। अब ये यहाँ पर आ रही है पैरेलल लाइन, ये टकरा के गई इधर, और ये भी आ रही है पैरेलल लाइन, ये भी टकरा के गई इस तरफ। ठीक है, तो इनको हम पीछे एक्स्ट्रापोलेट करके मिलाएंगे तो वो एफ पे मिलेंगी। ठीक है, यानी अगर वो एफ पे मिल रही है इसका मतलब यहीं पर हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे जैसे लिखा है पोजीशन ऑफ इमेज जो है एट द फोकस एफ बिहाइंड द मिरर, और साइज ऑफ द इमेज जो है हाईली डिमिनिश बनता है, पॉइंट साइज बनता है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनते हैं, क्योंकि इस केस में जो है सीधी इमेजेस बनती हैं, उल्टी नहीं बनती हैं। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठा करके थोड़ा सा इसके पास ले आएंगे मिरर के। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट जो है अब इन्फिनिटी पे नहीं है, थोड़ा पास है मिरर के, तो कैसे बनेगी। अब यहाँ से भी हम देखेंगे ये पैरेलल लाइन आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर ये ऊपर की तरफ जा रही है, और फिर ये वाली जो लाइन है ये जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि इसका सी तो ऑपोजिट साइड पे होगा ना, बिहाइंड द मिरर होगा। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे और फिर वापस सी से ही वापस जाएगी वो लाइन, और इसको पीछे अगर हम एक्स्ट्रा पोलेट करते हैं तो ये सी से पास होती हुई ऐसे जा रही है, और ये वाली जो पहली लाइन थी जो पैरेलल आ रही थी और फिर रिफ्लेक्ट हो गई दूसरे डायरेक्शन में, तो वो जाएगी फिर एफ से, क्योंकि पैरेलल लाइंस जो है एफ से जाती हैं, तो इसको हमने यहाँ पर एफ से मिलाया है। ठीक है, अब ये दोनों लाइनें जो है इस पॉइंट पे मिली हैं, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट जो था जिसका साइज इतना बड़ा था, ये यहाँ पर जो है हमारा थोड़ा छोटे साइज में आ रही है इमेज। ठीक है, यानी डिमिनिश बनती है, पर पहले वाला तो जो था उसमें पॉइंट साइज बन रही थी, इस केस में डिमिनिश बन रही है। ठीक है, तो यानी इसमें जो है थोड़ा छोटे साइज की इमेज बनेगी इस केस में भी, लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनती है। यानी जो हमारे कॉन्केव वाले थे उसमें रियल और इन्वर्टेड बनती थी, बस एक केस था जिसमें लास्ट केस में पी एंड एफ के बीच में था जब वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती थी, लेकिन इस वाले मिरर के केस में सारी इमेजेस हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेंगी, और इसमें दो ही केसेस हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए यूजेस ऑफ मिरर के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ कॉन्केव मिरर के बारे में दिया है कि ये यूज़ होते हैं टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में, व्हीकल हेडलाइट्स में, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दे आर often used in as shaving mirror to see a large image of the face. The dentist use the concave mirror to see larger image of the teeth of the patient. Large concave mirror are used to concentrate sunlight to produce heat in the solar furnaces. क्योंकि जो हमारे ये वाले जो मिरर्स होते हैं ये ऐसे होते हैं ना, कर्व्ड इनवर्ड होते हैं, ये इनवर्ड कर्व्ड होते हैं ये। ठीक है, तो ये जो करते हैं क्या करते हैं, क्योंकि ये वाली सरफेस हमारी पॉलिश्ड होगी, ठीक है, और ये वाली सरफेस जो होगी इस साइड की, ये हमारी जो होगी ये होगी हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये क्या करते हैं, आने वाली जो भी लाइट रेज होती हैं उनको एक तरह से रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पॉइंट पे मिलाते हैं उनको। ठीक है, तो यानी ये जो है इनको कन्वर्ज करते हैं इनकमिंग रेज को, क्योंकि ये एक पॉइंट पे मिलाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको है जो है मतलब सोलर फर्नेसेस में यूज़ करते हैं टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट, क्योंकि ये आने वाली सारी लाइट्स जो भी पड़ेंगी इस पर ये उनको कन्वर्ज करेगा, यानी उनको एक पॉइंट पे मिलवाएगा। ठीक है, तो हम इसलिए इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों में। ठीक है, जहाँ हमें लाइट को कॉन्सेंट्रेट करवा के मतलब उसको ज़्यादा निकालना हो। ठीक है, तो लेकिन जो हमारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं ये कैसे होते हैं, ये जो होते हैं ये इस टाइप के होते हैं कि इनका कर्व तो है आउटवर्ड होता है। ठीक है, और ये वाली साइड इनकी पॉलिश्ड होती है। अब इनका कर्व आउटवर्ड है तो इन पर जो आने वाली रेज होती है ना वो रिफ्लेक्ट होती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये जो है इनकमिंग रेडिएशंस को डाइवर्ज करा देता है ना, ये डाइवर्ज कराता है, इसीलिए ये जो है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देते हैं। वो कॉन्सेंट्रेट करवाते हैं और ये डाइवर्ज कराते हैं, यानी ये जो रेडिएशन ऐसे आ रही थी इसमें ये यहाँ पे मिल रही है इस डायरेक्शन में, सॉरी ये इस ऐसे आएगा तो ये ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन में, तो यानी ये इस पॉइंट पे मिली है। ठीक है ना, ठीक है, यानी ये जो है इनकमिंग रेडिएशंस को कन्वर्ज कराता है जो हमारा कॉन्केव मिरर है, और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्ज कराता है, इसलिए वो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है। दीज आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स। ठीक है, ये रियर व्यूज मिरर है और ये जो है ज़्यादातर फिटेड होते हैं ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल्स, यानी जो व्हीकल्स में जो साइड मिरर होते हैं ना ये उनमें ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। ठीक है, यानी ये उनको आसपास का जो ट्रैफिक होता है ना वो ज़्यादा वाइडर व्यू देता है ना ये, तो इसलिए इनको उसमें यूज़ करते हैं ताकि वो ट्रैफिक उनको ईजिली दिखाए। दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज, और ये सीधी इमेज दिखाते हैं, दो डिमिनिश्ड इमेज। ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, क्योंकि ये कर्व्ड आउटवर्ड है ना तो ज़्यादा एरिया का वो दिखाएंगे ना व्यू। ठीक है, द कॉन्वेक्स मिरर इनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्ज एरिया दैन वुड बी पॉसिबल विद प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर जितना दिखाता है ना ये उससे ज़्यादा दिखाते हैं, क्योंकि ये कर्व्ड आउटवर्ड है इसलिए ज़्यादा मतलब इधर का भी जो एरिया होगा वो भी दिखाएंगे, इस तरफ जो कर्व है एंड हो रहा है इस साइड का भी एरिया दिखाएंगे। जैसे प्लेन मिरर तो सिर्फ उस अपने सामने सामने की चीज़ों को दिखाएगा,
ठीक है, ये ज़्यादा वाइडर वो देता है, व्यू देता है फील्ड का। चलिए बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब जैसे यहाँ पर डायग्राम दिखाया है, ठीक है, आप लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में तो पता ही है, वो जो एक्स वाई वाला हम पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में मैथ्स में, कि इस तरफ जो है हमारा एक्स होता है, इस तरफ हमारा एक्स डैश होता है, ठीक है, इस तरफ हमारा वाई होता है और इस तरफ हमारा वाई डैश होता है ना। ये साइड हमारी पॉजिटिव होती है और ये हमारी नेगेटिव होती है। वैसे ही ये साइड हमारी पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है। तो सेम रेफरेंस जो है हमने इसमें भी लिया है इस डायग्राम में, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पे ये दोनों लाइनें मिलती हैं, इस पे पॉइंट पे हमारा ओरिजिन होता है। तो इस केस में जो हमारा ओरिजिन है ना, वो ये पी पॉइंट है, पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। यानी पोल ऑफ द मिरर से लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ें आएंगी, ठीक है, वो वहाँ पर हमें रखना है अपना ऑब्जेक्ट, और इससे राइट में जो भी होगा, ठीक है, वो डिस्टेंस हमें सारे पॉजिटिव लेने हैं, क्योंकि इधर भी हो सकती है इमेज फॉर्मेशन और इधर भी हो सकती है, लेफ्ट में भी हो सकती है, ठीक है, डाउनवर्ड। तो यानी अगर ऑब्जेक्ट जो है वो तो हमें हमेशा लेफ्ट में लेना है अपने मिरर के, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो होगा हमेशा नेगेटिव आएगा, और अगर हमारी इमेज इस तरफ बनती है मिरर के राइट हैंड साइड पर, तो वो पॉजिटिव में लेंगे हम, ठीक है। लेकिन अगर वो भी लेफ्ट में ही बनती है तो उसको भी हम नेगेटिव में ही लेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, यानी जितने भी हाइट का हमारा ऑब्जेक्ट होगा, अगर अपवर्ड उसकी हाइट ऐसे दिखाई हुई है, जैसे ए बी एरो ऊपर को दिखाया ना, तो ये अपवर्ड दिखा रहा है, ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन जब हम उसे डाउनवर्ड अगर हमारी इमेज बनती है, तो उसकी हाइट जो भी हम नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ वाई जो है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमें मतलब जैसे इसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ठीक है। यानी हमें ऑब्जेक्ट जो हमेशा लेफ्ट ऑफ द मिरर से लेना है, क्योंकि इससे हमें ये पता लगता है कि जो लाइट्स आ रही हैं वो हमारी सारी फॉल कर रही है मिरर पे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में जैसे बोल रहा है कि ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। यानी जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर कर रहेंगे इस केस में, पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में जो भी, वो सारे हमें लेने हैं पोल से, ठीक है। जैसे इस केस में हम ओरिजिन से देखते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें हमें पी से देखने हैं, ठीक है। ऑल डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव। यानी राइट साइड में पी से जितने भी होंगे वो सारे पॉजिटिव लेने हैं डिस्टेंस, और इससे जितने भी लेफ्ट में होंगे उनको नेगेटिव लेना है। वाइल दोज मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। और जो डिस्टेंस जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर होंगे अबव को, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगी हमारी, वो हम पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। और जो वो लास्ट वाले में जैसे डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव, यानी इस प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी बिलो में होंगे, अगर हमारी इमेज फॉर्मेशन जो है डाउनवर्ड इन्वर्टेड आती है मतलब, तो उस केस में हम उसकी हाइट जो है नेगेटिव में लिखेंगे, जितनी भी उसकी हाइट होगी, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन है जो हमें फॉलो करनी है। अब आगे हम पढ़ेंगे इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए मिरर फॉर्मूला, क्योंकि उसी से हमें फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी जो है सारे सॉल्व करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन के बारे में। अब मिरर फार्मूला क्या है? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय स्मॉल यू. The distance of image from the pole of the mirror is called image distance denoted by small v. The distance of the principal focus from the pole is called the focal length denoted by small f. तो ये जो तीनों क्वांटिटीज हैं ये इस फॉर्मूला से रिलेटेड होती है। हम इसको लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, इसमें हमें कोई दो वैल्यू देगा और एक तीसरी पूछेगा। कभी हो सकता है हमें v और u दे और f पूछे, या फिर u और f दे देगा v पूछेगा, या फिर v और f दे देगा u पूछेगा, ठीक है। तो ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हें हमें करना है साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हुए, ठीक है। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो हमेशा हमने देखा था मिरर से लेफ्ट में ही पड़ा होगा, तो इसका डिस्टेंस हमें आंख बंद करके नेगेटिव ही लेना है। अगर तो वो क्वेश्चन में नेगेटिव देता है तो ठीक है, नहीं देता तो उस डिस्टेंस के आगे हमें माइनस लगाना ही लगाना है, ठीक है। और जो फोकल लेंथ की अगर बात करें तो वो हम देखेंगे दोनों मिरर्स के केस में डिफरेंट होगी। जैसे हमारे दो मिरर थे हमने जो पढ़े हैं, एक तो ये इनवर्ट कर्व वाला मिरर हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें यहाँ पे पॉलिश होती है इस साइड पे और वो अदर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है। तो इसमें जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है वो बनेगा इस तरफ, क्योंकि ये इस तरफ कर्व्ड है ना, तो इसके स्फेयर का, होलोस्फेयर का सेंटर तो इस तरफ पड़ेगा, तो फोकल लेंथ भी इसी साइड होगी। और ये हमारा पड़ रहा है लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें लेनी होती है नेगेटिव। तो यानी अगर हमारा कॉनकेव मिरर का केस आता है तो उस केस में हमें एफ जो है नेगेटिव लेना है। और लेकिन यहीं अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर आ जाए, ठीक है, तो वो ऐसा होता है क्योंकि वो आउटवर्ड कर्व होता है ना, और पॉलिश इस साइड होती है। तो ये आउटवर्ड कर्व है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ेगा वो पड़ेगा राइट साइड में इस साइड पर, और इस साइड होगा इसका एफ मिडवे में। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, तो ये हमारा पड़ रहा है राइट में,
ठीक है ना, ये राइट साइड में पढ़ रहे हैं और राइट साइड की चीज़ें हमें सारी पॉजिटिव लेनी होती हैं। तो इस केस में जो हम एफ का वैल्यू लेंगे ना वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो कभी तो वो क्वेश्चन में हमें वैल्यू खुद ही नेगेटिव में देगा, तो हमें पता चल जाएगा उस चीज़ से कि यहाँ पर कॉन्केव मिरर यूज़ हो रहा है। क्योंकि कभी कभार ये ऐसी सिचुएशन देता है कि फिर ये लास्ट में पूछता है कि कौन सा मिरर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो वो हम एफ से बता सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। तो अगला पढ़ लेते हैं हम टॉपिक जो है मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन का मीनिंग ही है चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाना, यानी बड़ा करके दिखाना। जो उसका एक्चुअल साइज़ है उससे ज़्यादा बड़ा साइज़ दिखाना। इट गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट, जैसे यहाँ पर लिखा है, इट गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज। यानी ऑब्जेक्ट का जितना साइज है अगर उसके रिलेटिवली देखें तो इमेज का साइज जो है बड़ा आता है ऑब्जेक्ट के उससे। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इट इज एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी दोनों की हाइट का अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो उससे हमें मैग्निफिकेशन पता चल जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। यानी हाइट के उससे भी बता सकते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के रेशियो से भी हम इसको बता सकते हैं। तो फॉर्मूला ये है एम निकालने का, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर एच डैश बाय एच भी लिख सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस दिया हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वी बाई यू। द हाइट ऑफ इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस, क्योंकि जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो इरेक्ट होती हैं, वो सीधी होती हैं। और सीधी इमेजेस होंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होंगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के अबव वाली चीज़ें भी हमें पॉजिटिव लेनी होती हैं। हाउएवर इट इज टेकन टू बी नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस। और रियल इमेजेस जो होती हैं वो इन्वर्टेड होती हैं। अब यानी वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनेंगी। अब बिलो बन रही हैं तो वो नेगेटिव में होनी चाहिए, इसलिए इस केस में हम उनको नेगेटिव लेंगे। तो इसमें पता चलता है अगर एम का वैल्यू नेगेटिव आता है तो जो हमारी इमेजेस हैं वो रियल होंगी, क्योंकि वो इन्वर्टेड और रियल इमेजेस जो बनती है। ठीक है, उस केस में वो क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होती है ना, तो एम अगर नेगेटिव हो तो उससे हमें पता चल जाता है। और अगर हमारा एम पॉजिटिव हो तो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल है, क्योंकि वर्चुअल इमेजेस जो होती हैं वो सारी इरेक्ट होती है, यानी सीधी इमेजेस हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनती हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक। तो चलिए पढ़ लेते हैं अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। जिसे पिछले उसमें जो हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में कि ये रिफ्रैक्शन क्या होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, लाइट सीम टू ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट पाथ इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इट चेंजेस इट्स पाथ और डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, बॉटम ऑफ अ टैंक और अ pond containing water appears to be raised, or a pencil partly immersed in water in a glass tumbler, and it appears to be displaced at the interface of air and water. In this case, the apparent displacement of pencil partly immersed in water. The light reaches us from the portion of the pencil inside the water seem to come from different direction compared to the part above the water. This makes the pencil appear to be displaced at the interface. This indicates light does not travel in the same direction in all media. It appears that when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes. This phenomena is known as refraction of light. यानी जो हम जैसे यहाँ पे जो इमेजेस हमको दिखाई हुई है इन सब में, हम इन सब में रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करें। जैसे इस पॉइंट पर देखें जहाँ पे पानी की लेयर खत्म हो रही है और एयर की लेयर आ रही है, यहाँ पर देखने पे चम्मच ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चम्मच टूटा हुआ है। ठीक है, वैसे ये लेमन जो है पानी में पूरा डूबा हुआ है और ये बहुत बड़ा अपीयर हो रहा है हमको दिखने में। वैसे ही यहाँ पे पेंसिल भी यहाँ पे जो है जहाँ पे पानी की लेयर खत्म हो रही है और एयर की स्टार्ट हो रही है, इस इंटरफेस पे हमें यहाँ पेंसिल में ब्रेक दिख रहा है। वैसे ये कॉइन जो है पड़ा तो बॉटम में है पर हमको ये ऊपर उठा हुआ दिखता है। ये सब रिफ्रैक्शन के फिनोमिना से होते हैं। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जितना पोर्शन पेंसिल का अंदर भीगा हुआ है ना पानी में, उससे जो लाइट हमारी आइज़ की तरफ आ रही है उसकी स्पीड जो है ना डिफरेंट है। और जितना पार्ट पेंसिल का पानी से ऊपर है यानी एयर में जितना पोर्शन है उसको हम ज़्यादा वो उससे देख पा रहे हैं उसमें, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होगी ना लाइट की वो डिफरेंट आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि हर मीडियम में जो है ना लाइट की जो स्पीड होती है वो बदलती है। क्योंकि अगर हम जैसे ये जो ग्लास है ये सॉलिड है, ठीक है, तो इसमें भी इसकी स्पीड डिफरेंट होगी क्योंकि जो सॉलिड होते हैं वो उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, तो इसलिए जो है स्पीड जो है उसमें कम होती है। फिर लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा पार्टिकल लूजन होते हैं तो उसमें जो है स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी और गैसेज में सबसे ज़्यादा होगी। तो यानी जैसे जैसे मीडियम बदलता जाता है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज होती जाती है और इसी वजह से जो है हमें रिफ्रैक्शन का फिनोमिना, ठीक है, ऑब्जर्व होता है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, अब देख लेते हैं आगे भी। तो चलिए पढ़ लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। To understand the phenomena of refraction of light through glass slab, the laws of refraction of light, जैसे हमने laws of reflection पढ़े थे, अब हम laws of refraction of light भी देखेंगे। The incident ray, the refracted ray and the normal to the interface of the two transparent media at a point of incidence all lie in the same plane. The ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for the light of a given color and for a given pair of media. This law is known as Snell's law of refraction.
इफ आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देन साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब जैसे हमें यहाँ पर एक ग्लास स्लैब दी हुई है, ठीक है, अब ये ग्लास की स्लैब है यानी कांच की है ये, तो ये सॉलिड हुआ हमारा, और जो बाहर से जो रे आ रही है वो एयर वाला मीडियम है, ठीक है। अब यहाँ दिखाया कि ये रे आ रही है ब्लू पोर्शन से जो दिखाया डार्क से, ये इंसिडेंट रे है और ये हमारा नॉर्मल है सरफेस पर, ठीक है, और ये इसके साथ आई का एंगल बना रही है, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। लेकिन फिर ये जब ग्लास में एंटर करती है ना, तो इसकी स्पीड जो है बदल जाती है, क्योंकि अगर हम यहाँ से जैसे लाइट एंटर की होगी, तो अगर हम यहाँ से स्केल रख के सीधी लाइन ड्रॉ करें ना, तो ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये आएगी वो सीधी लाइन। लेकिन जो हमारी रे एक्चुअल में जो एंटर करने के बाद जो इस ग्लास स्लैब से बाहर आ रही है ना, वो इस ओ डैश पॉइंट से आ रही है, यानी ओ से एंटर की और इस ओ डैश पॉइंट से बाहर निकली। आनी तो चाहिए थी स्केल रख के जब हम चेक करें तो इस वाले पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, एल से ये नीचे जो आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये आती है ओ डैश से बाहर। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि जब एयर में होती है लाइट, तो एयर वाला जो मीडियम है ना, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े लूजन होंगे, तो लाइट के लिए जो है फास्टली एंटर करना ईजी रहेगा। लेकिन यहाँ ग्लास में एंटर करते ही जो है पार्टिकल टाइटली क्लोज होंगे, तो उसकी स्पीड जो है बदल जाएगी, ठीक है। और फिर जब ये यहाँ ग्लास से बाहर जाएगी, यानी ग्लास वाला जो है डेंस मीडियम है, फिर ये दोबारा से रेयर मीडियम में वापस एयर में आ रही है, क्योंकि एयर वाला जो मीडियम है उसमें पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होंगे, तो उनको बोलते हैं रेयर मीडियम। यानी यहाँ पे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर की, फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में वापस बाहर आ गई। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो डायरेक्शन है ना, पाथ जो है वो बदल गया है। आना तो हमें लग रहा था इस साइड से जाएगा, ये जो एल पी करके डॉटेड लाइन दिखाई हुई है ना, यहाँ से जाना चाहिए था, पर ये जा रहा है इस पॉइंट से ओ डैश से ये एच तक, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, क्योंकि डिफरेंट मीडियम में जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो जाती है, तो इस वजह से उनका जो पाथ भी है जो बदल जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब जैसे हमने देखा था कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट थी वो डिफरेंट मीडियम में जाने से उसका जो पाथ है या डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मीडियम बदल जाता है, तो इस वजह से जो हमारे रेस की जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से उनका डायरेक्शन बदल जाता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, ये वही हमें मीडियम के बारे में ही बताता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखे रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल्स ओब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर विल चेंज इट्स डायरेक्शन इन द सेकंड मीडियम। यानी जो रे ऑफ लाइट है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है ना, तो उसका डायरेक्शन बदल जाता है दूसरे मीडियम में जाने से। द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ गिवन पेयर मीडिया इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी ये जो चेंज इन डायरेक्शन जो हम देख रहे हैं ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, क्योंकि मीडियम बदल जाता है, इसी चेंज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लिंक टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया एज इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये लिंक इसी चीज़ से है कि जो हमारी जो लाइट है वो जिस तरह से प्रोपगेट हो रही है, डिफरेंट मीडियम में जाने से उसकी स्पीड जो है ना वो चेंज हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से उसका पाथ भी चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा है लाइट ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी वैक्यूम में दे रखी है, यानी वैक्यूम वो होता है जिसमें कोई मीडियम ना हो, ठीक है, बिना मीडियम का जो भी हमारा वो होगा उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। इसमें कोई भी गैसेज या कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हमारी जो स्पीड होती है ना मैक्सिमम, ये होती है एयर सॉरी उसकी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन एयर इट डिक्रीजेज मार्जिनली। और जैसे हम एयर में आ जाते हैं तो ये डिक्रीज हो जाती है इससे थोड़ी बहुत। इवन रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर। और जब इसको हम सॉलिड या फिर लिक्विड में देखें तो ये और भी ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायग्राम दिखाया है, ऊपर से ये रे आ रही है ए पॉइंट से और फिर ये एंटर कर रही है ग्लास में, ठीक है। ये मीडियम ग्लास का है जो ग्रे से स्लैब दिखाया, और ऊपर का जो वाइट वाइट में दिखाया ये एयर का मीडियम है। तो जब लाइट जो है एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो इसका जो है प्रोपिगेशन जो है ऐसे बदल गया है। इसी को यहाँ पर दिखाया हुआ है। जैसे यहाँ पर तो ये ओब्लिकली आ रही है, ठीक है, इस आई के एंगल से, लेकिन जैसे ये दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके बीच में जैसे इसके पार्टिकल्स में जो स्पेसिंग था ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन अंदर एंटर करते ही क्योंकि ये मीडियम जो है डेंस है, तो उनके बीच की स्पेसिंग जो है कम हो गई है। और ये लाइट जो है ऐसे आ रही थी ओब्लिकली, लेकिन अंदर एंटर होने के बाद ये थोड़ी सी नॉर्मल जो था ना हमारा, ये नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर लाइन इसके टुवर्ड्स जा रही है, ठीक है, इसके टुवर्ड्स बेंड हो रही है। तो क्योंकि यहाँ आने पर इसकी स्पीड बदल गई, तो ये रिफ्रैक्टेड रेज है। क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होता है वो आता है और सरफेस पर टकरा के चला जाता है, लेकिन जो रिफ्रैक्शन होता है ना, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन दूसरे मीडियम में जाने से क्या होता है, इसकी जो स्पीड होती है ना वो बदल जाती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कितनी ज़्यादा स्पेसिंग है इन लाइन्स के बीच में, है ना, ये जो लाइट रेज आ रही है वेव्स की फॉर्म में, लेकिन अंदर एंटर करते हैं इनके बीच की स्पेसिंग जो है वो कम हो गई, यानी इसकी स्पीड कम हुई होगी, और ये जो है थोड़ा नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा
इसी की उससे फिर हम निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला ये है, जैसे यहाँ पर जो दिखा रखा है कि हमारी जो वेव है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना हो व्हेन हमारी लाइट जो है मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ऐसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी V1 बाय V2 करके निकालेंगे। और जब लाइट हमारी एंटर करती है मीडियम 2 से मीडियम 1 में, यानी नीचे से वापस ये बाहर आना शुरू हो जाएगी, जब जैसा कि हमने पिछली ग्लास स्लैब वाले उसमें देखा था डायग्राम में, तो उस केस में हम इसको निकालेंगे। तो हम इसको यहाँ पर जैसे हम लिखते थे N21, तो अब हमारी जो 2 से 1 जा रही है तो हम इसे लिखेंगे N12, ठीक है, उल्टा लिखते हैं। तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट का जो मीडियम 2 में था उसको हम डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी V2 बाई V1 से निकालेंगे हम, और लिखते उल्टा है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज C एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज V, यानी अगर स्पीड ऑफ लाइट एयर में हमें पता है C होती है, जो कि वैल्यू ये होती है हमारी, इसको C से दिखाते हैं, और अगर मीडियम में किसी में होगी तो वो V से दिखाएंगे हम, ठीक है। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा किसी मीडियम का, हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से, NM इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी ऊपर हमें एयर की स्पीड लेनी है और नीचे हमें मीडियम जो भी गिवन होगा उसकी लेनी है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा फिर C बाई V से। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स का जो है हमें टेबल दिया हुआ है NCERT में 10.3, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है, उसको वहाँ से आप देख सकते हैं अपनी बुक में। आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको ये डायग्राम से कि कैसे जो है इनकी स्पीड जो है बदल जाती है। और जब भी ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमारी लाइट जो है रेयर से डेंसर मीडियम में आती है, तो ये हमारी जो लाइट है ये बेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल, जैसे आप देख रहे हैं नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, अंदर की तरफ बेंड हो रही है ना ये। और जब भी हमारी लाइट जो है डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, यानी जैसे ग्लास से वापस से बाहर एयर में आएगी, तो बाहर का जो मीडियम है वो रेयर है, यानी उसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो फिर इसके लिए निकलने की ज़्यादा जगह होगी, तो बाहर जाने के बाद ये नॉर्मल से अवे बेंड होगी, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखें क्योंकि इसमें MCQ आते हैं कि अगर हमारी एयर जो है वो रेयरर से डेंसर में आती है, तो हमारी जो लाइट होती है लाइट रेज जो होती है रिफ्रैक्शन के बाद वो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होती है। लेकिन जब वो ग्लास से एयर में जाती है तो उसकी जो वो होती है, मतलब निकलती है जब वो बाहर उससे, तो वो वाली जो लाइट रेज होंगी वो हमारी नॉर्मल से अवे बेंड होती हैं, ठीक है, नॉर्मल के अवे जाती है वो। चलिए पढ़ लेते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, क्योंकि पहले जो हमने पढ़े थे वो मिरर थे, अब हमने लेंसेज के बारे में पढ़ना है क्योंकि हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया है। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस फॉर्म्स अ लेंस आइदर कॉन्वेक्स और कॉन्केव हैज टू स्फेरिकल surfaces. Each of these surfaces forms a part of a sphere. The center of the sphere is called center of curvature of a lens, represented by C, capital C, since there are two center of curvature as C1 and C2। अब जैसे जो है यहाँ पर लेंसेज जो है दो तरह के, अभी ग्लास मटेरियल है क्योंकि एयर जो है इसमें सॉरी जो लाइट रेज है इसमें वो एयर से ग्लास में एंटर करती हैं और फिर ग्लास के बाहर आती हैं, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन फिनोमिना ऑब्जर्व हो रहा है। तो यानी जो लेंसेज होते हैं ना उनमें हम रिफ्रैक्शन देखते हैं और उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और जो मिरर्स होते हैं वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए उसके बारे में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। लेकिन अब रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया, तो हमने अब देखना है कि जो लेंसेज हैं हमारे वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। लेंसेज में सिर्फ रिफ्रैक्शन का फिनोमिना ही चलता है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जो लेंस है वो बाउंड होते हैं बाय टू कर्व्ड सरफेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो कर्व्ड सरफेस हैं, ये इनवर्ड बेंड है और ये वाले जो है आउटवर्ड बेंड है, ठीक है। तो ये वाले लेंस जो होते हैं जो ऐसे बल्जिंग वाले होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और जो ये वाले होते हैं जिसमें इनवर्ड होता है कर्व, ठीक है, ये होते हैं हमारे कॉन्केव लेंसेज, ठीक है। जो हमारे कन्वर्जिंग लेंस होते हैं ना, सॉरी जो हमारे ये वाले लेंस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ये होते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं हम इनको, क्योंकि ये क्या करते हैं आने वाली पैरेलल लाइट रेज को ये कन्वर्ज कराते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी एक पॉइंट पे उनको मिलाते हैं। और जो हमारे कॉन्केव लेंस होते हैं ना, ये हमारी आने वाली पैरेलल इनकमिंग रेज को, इंसिडेंट रेज को आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है ये इनको डाइवर्ज करते हैं, मतलब ये इनको और दूर तक फैलाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इनका नाम इसी तरह से, जैसे कॉन्वेक्स लेंस जो है ये कन्वर्ज कराते हैं आने वाली लाइंस को, ठीक है, लाइट रेज को, और कॉन्केव लेंस जो है ये आने वाली लाइट रेज को जो है डाइवर्ज करते हैं। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये जो हमारा लेंस है कि ठीक है इसकी कर्व सरफेस एक यहाँ है, सामने का इधर होगा ना इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वैसे ही एक कर्व सरफेस जो है इस तरफ है, तो इसके सामने का हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो यहाँ होगा, और उनके मिडवे में होंगे उनके फोकल लेंथ, है ना। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम उसे लेफ्ट में ही रखते हैं, इसलिए इसको F1 का नाम दिया है, ठीक है। और ये जो C1 है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम ट्वाइस ऑफ F1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में तो हमने पहले पढ़ा ही है। और इस तरफ राइट में जो होती है हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको F2 का नाम दिया है, और ये C2 से इसको ही दिखाया 2F2, ठीक है, क्योंकि ये इनका डबल होता है ना, तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और जो लाइन बिल्कुल सेंटर से जाएगी, यानी इस पूरे लेंस के जो सेंटर है ना ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इससे जो पास होती हुई लाइन जाएगी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए, उसको ही हम बोलते हैं हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी उसी एक्सिस से हमने सारे अपने डिस्टेंसेस जो है मेजर करने हैं, ठीक है। The central point of a lens is called
ऑप्टिकल सेंटर denoted by capital O, a ray of light passes through O is without suffering any deviation। यानी जो लाइट ए से ओ से होती हुई जाएगी ना, इसमें कोई डेविएशन नहीं दिखेगा। बाकी जो भी लाइंस होंगी उनमें हम डेविएशन देख रहे हैं। जैसे ये यहाँ से पैरेलल आ रही थी, लेकिन रिफ्रैक्ट होने के बाद ये जाके F2 पे पास हो रही है। वैसे इससे नीचे वाली लाइन भी और ये बॉटम से जो दो लाइनें आ रही हैं, ये भी F2 से ही रिफ्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, रिफ्रैक्ट होने के बाद F2 से जा रही है। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स एपर्चर। ठीक है, और ये जो सर्कुलर लाइंस हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है, यानी ये जो लेंस की एक तरह से हमें डायमीटर दे रहा है ना, इसको ही बोलते हैं इसका अपर्चर। इन बोथ द लेंसेज अपर्चर इज मच लेस दैन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द टू C1 C2 आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। यानी दोनों केसेस में हमारे जो ये डिस्टेंसेज हैं C1 C2, यानी इस तरफ का जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इस तरफ का भी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जो है हमारे इक्वी डिस्टेंस होते हैं फ्रॉम O पॉइंट। ठीक है, तो दो तरह के लेंसेज थे, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो है, लाइट रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस आर कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। यानी कि ये जो लाइट रेज आ रही हैं कॉन्वेक्स लेंस पे जो पड़ रही हैं, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है एक पॉइंट पे मीट हो रही हैं। ठीक है, यही है वो फोकल पॉइंट जहाँ पर ये इमेज बना रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे इमेज बनेगी। तो यानी ये वो वाले लेंस है जो आने वाली पैरेलल रेज को जो है एक पॉइंट पे कन्वर्ज कराते हैं, यानी एक पॉइंट पे मिलाते हैं, इसलिए हम इनको कन्वर्जिंग लेंसेज भी बोलते हैं। और वहीं देखिए कॉन्केव लेंस जो है, ये क्या कह रहा है, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन द कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस आर अपीयरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी इसमें जो पैरेलल रेज आती हैं, ये उनको डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज कर देता है, यानी इनको फैला के निकालता है। ठीक है, वो तो कन्वर्ज कर रहा था, एक पॉइंट पे मिला रहा था, ये जो है इनको दूर दूर फैला देता है। तो जब इनको पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, तो ये F पे यहाँ मिल रही हैं। ठीक है, यानी ये इनको डाइवर्ज कर देता है लाइट रेज को इनकमिंग। तो इनके बारे में भी आगे पढ़ लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। अब इसमें जो है हमें तीन रूल जो है ऑब्जर्व करने हैं। जैसे मिरर के केसेस में भी हमने जो है कुछ रूल ऑब्जर्व किए थे, तो इसमें भी हमें वही करने हैं। ठीक है, तो जैसे पहला रूल इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी लाइट रेज जो पैरेलल आती हैं, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है फोकल पॉइंट से होकर जाती हैं। ठीक है, तो दोनों लेंसेज के केस में यही सेम चीज़ है, यहाँ पे भी पैरेलल रे आ रही है और फिर ये डाइवर्ज हो रही है। और ठीक है, इसको जब हमने पीछे मिलाया तो ये यहाँ F1 पॉइंट पे कट रही है। ठीक है, और इसमें तो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में पैरेलल रेज जो भी आती हैं वो कन्वर्ज होती हैं एक ही पॉइंट पे, और ये जाती हैं F से, यानी पैरेलल रेज जो भी आएंगी वो फोकस से ही पास होंगी। ठीक है, रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कहता है जो भी रेज फिर F पॉइंट से आ रही होंगी, जैसे यहाँ पे F1 से आ रही है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल जा रही है। तो इस केस में भी जो है ये ऐसे तिरछी आ रही है, ये वाली लाइट रे, इसको जब हमने एक्स्ट्रापोलेट करके आगे तक मिलाया तो ये F से यहाँ से जा रही है F2 से, है ना, तो ये जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल जा रही है, यानी पैरेलल आएंगी तो F से जाएंगी और F से आएंगी तो पैरेलल जाएंगी। और तीसरा रूल क्या कहता है, वो कहता है कि जो भी लाइट रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिना किसी डेविएशन के रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, जैसे इस केस में भी बिना किसी डेविएशन के हम देख रहे हैं रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में तो हमने अभी पीछे पढ़ा ही था कि O से पास होने वाली जो भी लाइट रेज होंगी उनमें हमें कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलता। तो इन्हीं हमें तीनों रूल्स को लेकर चलना है जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे लेंसेज के केस में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स लेंस का केस हम पहले देखेंगे, बाद में हम कॉन्केव लेंस का केस देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर टेबल भी दिया है और यहाँ पर 6 डिफरेंट केसेस दिए हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के जो हैं कितने केसेस बनते हैं रिफ्रैक्शन के फिनोमिना से। तो जैसे इस वाले केस में हम देखें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे होगा, तो यहाँ से बहुत सारी पैरेलल लाइंस आ रही हैं। ठीक है, और ये रिफ्रैक्शन के बाद जो है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये F पे कट रही है, क्योंकि हमने देखा था जो भी पैरेलल रेज आती हैं वो F2 से पास होती हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे कट रही हैं, तो यानी यहाँ पर जो है रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है और बहुत ही पॉइंट साइज की इमेज बन रही है। तो इसके बारे में यहाँ लिखा भी है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हमारा इमेज जो है F2 पे बनता है और हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बनती है इमेज, और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ये हमारा जो C1 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला वाला जो है, ठीक है, यानी 2F1 से पहले पड़ा है हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखा भी है बियॉन्ड 2F1, यानी 2F1 के थोड़ा पहले पड़ा है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कैसे जाएगी, एक तो क्योंकि इसमें भी हमें दो ही लाइट रेज लेकर अपने रे डायग्राम बनाने, तो पहली वाली जो हमने लाइट ली है वो पैरेलल जा रही है और फिर वो जा रही है F2 से पास होती हुई, और दूसरी लाइट रे हमने ली है O से पास होती हुई ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि इसमें कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है O से पास होती हुई, ये कट रही है इस पॉइंट पर, यहाँ पर। तो यहाँ हमारी इमेज बन रही होगी, तो यहाँ दिखाइए इमेज A', B'। ठीक है, यानी ये 2F2 से थोड़ा पहले बन रही है, यानी जब 2F1 के थोड़ा पहले रखा है तो इमेज भी जो है इसके पहले बन रही है। तो यहाँ पे लिखा भी है जैसे बियॉन्ड 2F1 होता है तो हमारा जो इमेज है F2 एंड 2F2 के बीच बनता है, और हमारा जो
इमेज बनता है वो छोटा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, लेकिन रियल इमेज बनेगी पर उल्टी बनेगी। ठीक है, अब तीसरा केस देख लेते हैं, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2f1 पे पड़ा हो। अभी तो यहाँ पर जो है 2f1 से पहले था, अब 2f1 पे ही रख दिया है, तो ये पैरेलल रे जा रही है, फिर ये f2 से पास होती हुई जा रही है, और यहाँ से ये o से पास होती हुई जा रही है ये रे। तो ये कट रहा है यहाँ पे, ये कट रहा है 2f2 पे, यानी जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे पड़ा था तो इमेज भी 2f2 पे बन रही है। ठीक है, और इसमें हमारी सेम साइज की इमेज बनेगी, इसमें भी लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि उल्टी इमेज बन रही है ना, a डैश b डैश लिखा है ना ऐसे, और यहाँ पे a b का पोजीशन ऐसा है, इसका डाउनवर्ड है, तो उल्टी इमेज बन रही है। अब देख लेते हैं फोर्थ केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है f1 और 2f1 के बीच में हो, यानी इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो f1 और 2f1 के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है, फिर से हम वही पैरेलल रे लेंगे और फिर उसको रिफ्रैक्ट करेंगे f2 से, और एक लाइन हमारी जाएगी o से पास होती हुई। तो इस केस में हमारी लाइन जो है यहाँ मिल रही है, तो यहाँ पर देख ही रहे हैं आप, a डैश b डैश जो है डाउनवर्ड बन रहा है, लेकिन कितनी बड़ी इमेज बन रही है, यानी जितना हम अपने ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं लेंस के, हमारी इमेज का साइज जो है बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, अब इससे अगला केस देख लेते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है f1 पे हो। अब ऑब्जेक्ट को f1 पे रख दिया, f1 पे रखा तो एक लाइन ये जा रही है पैरेलल, और फिर रिफ्रैक्ट हो रही है f2 से, और ये o से पास होती हुई, क्योंकि ये बहुत आगे जाके इन्फिनिटी पे मिलेंगी, हमें नहीं पता कहाँ मिलेंगी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है इमेज जो हमारी एट इन्फिनिटी बनेगी, यानी सबसे फर्स्ट केस का रिवर्स हो गया। ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट थे, ये सेकंड केस और फोर्थ केस, और थर्ड वाला तो केस ही यूनिक सा, जैसे उसमें सी पर था ना, इसमें f2 और 2f2 पर बन रहा है, वैसे ही जैसे उसमें सी पे रखते थे तो सी पे ही बनता था और सेम साइज बनता था, ये वैसा सही केस है। ठीक है, तो अब ये वाला केस जो हम देख रहे थे, फिर इसमें इन्फिनिटी पे जाके हमारी इमेज बनेगी, और बहुत रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी, और बहुत हाईली एनलार्ज बनेगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो इमेज जो है कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, तो वो बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, लास्ट केस देख लेते हैं अब, इसमें क्या है, बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर o। ऑब्वियस है, अब इसको o पे तो रख नहीं सकते, यहाँ तो लेंस ही है, तो f1 से थोड़ा जस्ट आगे रखेंगे, और इसके लेंस के और f1 के बीचों बीच के पॉइंट पे रखेंगे, यानी o से लेके f1 के बीच में रखा, तो ये लाइन जा रही है पैरेलल, फिर ये जा रही है f2 से पास होती हुई, और ये जा रही है o से, क्योंकि यही हमने देख लेता है इन्फिनिटी पे बनी है, और ये लाइन्स तो जो है ज़्यादा दूर दूर जा रही हैं, तो हम इनको पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करेंगे लेफ्ट साइड पे ही। तो लेफ्ट साइड पे जब हम इनको एक्स्ट्रापोलेट किया ना, तो ये इमेज जो है यहाँ बन रही है 2f1 से पहले बन रही है। ठीक है, तो ये इमेज जो है ये भी थोड़ी साइज में बड़ी बन रही है, पर यहाँ पर जो इमेज बन रही है ना, ये बन रही है हमारी वर्चुअल, बन तो इरेक्ट रही है, क्योंकि हमें सीधी दिख रही है, a डैश b डैश अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी, यानी ये जो है थोड़ी धुंधली इमेज बनेगी, रियल नहीं होगी, पर ये एनलार्ज बनती है साइज में। तो ठीक है, यही 6 केसेस थे, इनको आप बना के ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके देखिए, उसी से आप लोगों को जो है थोड़ा ज़्यादा ईजिली ये समझ में आएगा। अब जैसे जो टेबल है उसको याद करना तो बड़ा इजी है, क्योंकि इसमें जो है कुछ केसेस एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट है। जैसे ये फर्स्ट केस है, जब इन्फिनिटी पे था तो f2 पे बन रहा था, वैसे ही ये सेम केस है, जब हमारा f1 पे है तो इमेज जो है हमारी इन्फिनिटी पे बनती है, यानी ये a केस और ये वाला e केस है ना, ये एक दूसरे के वो हैं, ऑपोजिट हैं, ये a केस और ये e केस, क्योंकि इसमें जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो f2 पे बन रहा है, और जब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो f1 पे पड़ा है तो हमारी इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, वैसे ही फिर इसमें हमारा ये वाला जो केस है सेकंड वाला, ये तो हो गया, ये वाला इससे रिलेट कर रहा है, हम देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये बियॉन्ड 2f1, और ये वाला बिटवीन f1 एंड f2। ठीक है, यानी जो हमारा सेकंड केस है ये वाला, ये सेकंड केस जो है हमारा, ये हमारा रिलेट करता है इस वाले केस से, फोर्थ केस से। ठीक है, और थर्ड वाला जो है हमारा, ये तो बड़ा यूनिक सा केस है, ये वाला, ये तो यूनिक सा है क्योंकि ये पड़ा है C1 पर, और जो हमारी इमेज बनती है वो बनती है C2 पर, है ना, तो ये तो यूनिक सा केस है। ये वाले दोनों ऑपोजिट हैं, A और D, और यहाँ पर A और E ऑपोजिट हैं। ठीक है, और लास्ट केस तो ये अलग सा है, क्योंकि इस केस में जो है हमारी वर्चुअल इमेज बनती है, तो इसको याद करना तो और भी आसान है कि वर्चुअल का केस जो है कैसा वाला है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल लेंस के सबसे नज़दीक होगा। ठीक है, तो इस केस में एनलार्ज इमेज बनती है, पर वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो आई होप कि ये टेबल मैंने आपको ठीक से समझाया हो और आपको क्लियर हुआ हो। तो चलिए देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस जो है वो इस तरह के होते हैं जिनमें जो हमारा कर्व है वो इनवर्ड होता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट केस तो हम पहले ही देख चुके हैं कि पैरेलल रेज आती हैं और ये उनको डाइवर्ज कर देता है, ठीक है, दूर दूर के उसमें फैला देता है। ठीक है, एकदम ऑपोजिट फैलाएगा, जैसे ऊपर की रे को ऊपर को डाइवर्ज किया, नीचे वाली को नीचे की तरफ डाइवर्ज किया है, दूर फैला देता है मतलब ये। तो हम इनको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं पीछे की तरफ, तो ये यहाँ f1 पे कट रही हैं,
ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा है कि एट इन्फिनिटी होता है ऑब्जेक्ट, तो हमारा इमेज जो है वो बनता है एट f1, हाईली डिमिनिशन पॉइंट साइज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। यानी इस केस में जो है इमेज हमारी जो है इसी लेफ्ट साइड पे बनती है, लेकिन बहुत पॉइंट साइज बनती है। ठीक है। और वो जो है इमेज हमारी रियल नहीं होती है, वर्चुअल होती है, लेकिन इरेक्ट होती है, सीधी होती है, लेकिन बनती तो पॉइंट साइज है। ठीक है। और जब दूसरा केस ये है कि एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस, यानी इन्फिनिटी से मतलब हम इसको ले आए हैं, अब लेंस के थोड़ा पास ले आए हैं, जैसे यहाँ पर 2f1 से जस्ट आगे ही है ये। ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बनेगी, एक लाइन हमने पैरेलल ली, फिर वो डाइवर्ज हो गई, और ये वाली रे जो है ये जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, इसमें तो कोई डाइवर्जन नहीं हो, क्योंकि ओ से पास होने वाली सारी लाइंस वैसे की वैसे ही जाती है बिना डेविएशन के, तो ये वैसे की वैसी निकल गई। तो ये जो डाइवर्जिंग रे थी इसको हमने एक्स्ट्रापोलेट किया जब पीछे, तो ये यहाँ f1 पे, क्योंकि पैरेलल रे है तो f से जानी चाहिए ना, तो हमने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया पीछे, तो ये f1 से जा रही है। तो ये इसने इस लाइन को यहाँ पर काटा इस पॉइंट पे, तो हमारा ए बी जो है यहाँ बनेगा। ठीक है। तो यहाँ हमारा ए बी बन रहा है। तो ये ए बी जो है इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो इसका साइज छोटा बन रहा है। ठीक है। तो यानी हमारी डिमिनिश टाइप की इमेज बनती है, छोटी बनती है, लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो तो हमें दिख ही रहा है कि सीधी बन रही है, क्योंकि ए डैश बी डैश जो है अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया हुआ है, तो ये पॉजिटिव भी बन रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से अबव बन रहा है ना ये। तो ये हमारे कॉन्केव लेंस के केसेस थे। तो चलिए बात कर लेते हैं अब लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन के बारे में। अब लेंस फार्मूला क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड एज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यानी मिरर के फॉर्मूला में यहाँ बीच में प्लस आता है, लेकिन लेंस के फॉर्मूला में यहाँ बीच में माइनस आता है। ठीक है। इसमें भी हमें वही सेम साइन कन्वेंशन को फॉलो करना है, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसको नेगेटिव लेना है, लेकिन जो हमारा लेंसेज होंगे उनका फोकल लेंथ जो है वो कैसे लेंगे हम, जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि जैसा मिरर के केस में साइन कन्वेंशन था वही सेम फॉलो करना है, बस फोकल लेंथ के लिए डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर लिखा है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज टेकन टू बी पॉजिटिव, क्योंकि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था ना उसमें जो हमारा जो मतलब वो हो रहा था रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ पर मिल रही थी, कन्वर्ज हो रही थी रेज, वो हमारी हो रही थी f2 पे, और वो हमारा था राइट साइड पर, इसलिए इसमें जो है हम फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे। लेकिन जो कॉन्केव लेंस था इसके केस में जो था हमारा फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इसके केस में जो हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही थी ना वो लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस पे ही हो रही थी, इसलिए इसको यहाँ पर हमने नेगेटिव में लिया, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में जा रहा था, इसलिए नेगेटिव में लिया। और ये जो है कन्वेंशन के अकॉर्डिंग राइट साइड में बनाता है इमेजेस, तो इसलिए इसमें फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया है। आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको। मैग्निफिकेशन में फिर देख लेते हैं, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। ये वैसे का वैसे ही है, सेम टू सेम। if h is the height of the object and h dash is the height of the image, magnification is given by height of image divided by height of object which is h dash by h। ठीक है। इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से रिलेट करके, वो होगा हमारा v by u। जैसे उसके केस में हम नेगेटिव लिखते थे, इसके केस में हम इसको पॉजिटिव में ही लिखते हैं, तो ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन। आई होप आपको ये फोकल लेंथ का, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का समझ में आया हो, क्योंकि मैंने इसको ऐसे बताया कि क्योंकि जब हमारा कॉन्वेक्स लेंस था तो इसके केस में जो था हमारी सारी इमेज फॉर्मेशन जो थी ना राइट में ही होती थी, क्योंकि ये कन्वर्ज तो राइट में करता था। ठीक है। तो हमारी इमेज फॉर्मेशन सारी यहीं होती थी, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे फोकल लेंथ को। लेकिन जो हमारा कॉन्केव लेंस था, कॉन्केव लेंस के केस में जो था हमारा, दोबारा बना देती हूँ मैं इसको, ये थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड हो गया है, क्योंकि जब हमारा हम कॉन्केव वाला लेंस लेते हैं, ये ऐसा सा होना चाहिए ना, हाँ ऐसा सा। ठीक है। जब हम ऐसा वाला लेंस लेते हैं तो हमारी इमेज फॉर्मेशन जो थी सारी, वो दो ही केस थे ना इसके, और वो सारी हमारी लेफ्ट साइड में ही हो रही थी। इसके केस में तो हमारी राइट साइड में हो रही थी ना, इसलिए हम f की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है। लेकिन इसके केस में जो है ये लेफ्ट में होती है इमेज फॉर्मेशन, इसलिए हम इसको नेगेटिव ले रहे हैं फोकल लेंथ को इसके केस में। बस यही है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो चलिए पढ़ लेते हैं, आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, जो कि है पावर ऑफ लेंस। अब हमने देखा कि जो हमारे दो टाइप के जो लेंस है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ये जो है कॉन्वेक्स वाले जो हैं वो कन्वर्ज करते हैं, और कॉन्केव वाले जो हैं वो डाइवर्ज करते हैं। तो ये कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की जो पावर है इनकी, ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा ये कन्वर्ज या डाइवर्ज करते हैं, इसी को हम इसी लेंस की पावर कहते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू डाइवर्ज और कन्वर्ज लाइट रेज डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये करता है किसी भी लेंस की अपनी फोकल लेंथ पर। For example, a convex lens of short focal length bends the light rays through the large angles by focusing them closer to the optical center। यानी कोई convex lens है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ जो है शॉर्ट है, तो कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा लार्ज एंगल से जो है
उन लाइन आने वाली लाइट रेज को कन्वर्ज करता है क्लोजर टू दी ऑप्टिकल सेंटर, यानी लेंस के बहुत ही क्लोज जो है उनको कन्वर्ज करेगा। सिमिलरली कॉन्केव लेंस होगा, वो भी अगर शॉर्ट फोकल लेंथ का है तो वो भी जो है हायर डाइवर्जेंस करेगा, उतनी ज़्यादा डाइवर्जेंस करेगा वो देन द वन विद लॉन्गर फोकल लेंथ। ठीक है, लंबी मतलब जिसकी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी उससे ज़्यादा शॉर्ट वाला करेगा डाइवर्जेंस। तो ये जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस हम देख रहे हैं ऑफ द लाइट रेज अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल P एंड गिवन बाय फॉर्मूला P इज इक्वल टू में 1/f। यानी फोकल लेंथ का जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या रेसिप्रोकल बोल दीजिए, एक ही बात है। यानी किसी लेंस का पावर निकालना हो तो उसको 1 फोकल लेंथ कर देंगे तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी पावर की। तो इसका जो SI यूनिट होता है पावर ऑफ लेंस का उसको हम बोलते हैं डायोप्टर, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल D से। और ये जो कैपिटल D है यानी 1 डायोप्टर जो होता है वो इक्वल होता है 1 मीटर इनवर्स के। तो पावर जो होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस की जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, तो पावर भी पॉजिटिव होगी। और जो कॉन्केव लेंस होते हैं वो नेगेटिव होती है उनकी पावर, क्योंकि उनकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, क्योंकि 1/f है ना। अगर 1/f है और f नेगेटिव है तो p भी नेगेटिव होगा, और अगर f पॉजिटिव है तो p भी पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पे दिया है फॉर एग्जाम्पल द लेंस प्रिस्क्राइब्ड हैज पावर +2 डायोप्टर मीन्स द लेंस इज कॉन्वेक्स। यानी किसी की लेंस की पावर दी है उसके आगे अगर प्लस लिखा है ना तो इसका मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस ही है। ठीक है, और अगर हमें इसकी फोकल लेंथ पता करनी होगी तो 1 क्योंकि f को अगर हम यहाँ ले जाएंगे इक्वेशन के और p को नीचे लाएंगे तो क्योंकि अगर p 1/f है तो f क्या हुआ, f भी तो 1/p हुआ। तो यानी अगर हमें पावर दी है तो हम फोकल लेंथ पता कर सकते हैं, यानी इस 2 को 1/2 करेंगे तो पावर पता चल जाएगी जो कि आएगी हमारी 1/2 के हिसाब से 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये हमने लिखी है। वैसे इफ द लेंस प्रिस्क्राइब्ड हैज पावर -2.5d यानी नेगेटिव लिखा है तो यानी ये कॉन्केव लेंस ही होगा। तो यानी ये लेंस कॉन्केव है नेगेटिव से पता चल रहा है, और फोकल लेंथ जो आएगी इस केस में वो आएगी 1/2.5 से, और वो हमारी आएगी माइनस में 0.40 मीटर। ठीक है, तो यही होता है हमारा पावर ऑफ लेंस। इसी के साथ चैप्टर हमारा एंड होता है। तो फिज़िक्स के नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो जो है मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी, और ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अगेन एंड अगेन रिवाइज कर सकते हैं वीडियो को दोबारा देखकर। और प्लीज़ NCERT के क्वेश्चंस जो हैं उनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, खासतौर पे जो न्यूमेरिकल हैं NCERT में मेंशन और एग्जांपल्स हैं वो भी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।